हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन। ओके फ्रेंड्स, भौतिक गुणधर्म किसके? हेलोएल्केन और हेलोएरिन के। तो देखिए, यदि हम लोग इसमें सबसे पहले बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो कह सकते हैं कि जो शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड होते हैं वह रंगहीन होते हैं। ठीक है, रंगहीन यौगिक होते हैं, मतलब कोई भी कलर नहीं होता है। उसके बाद यदि बात करें ब्रोमाइड तथा आयोडाइड की, तो ब्रोमाइड और आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यदि मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड तथा कुछ अन्य और मान लीजिए क्लोरोफ्लोरोमेथेन कमरे के ताप पर देखा जाए तो ये गैस के रूप में होते हैं। जबकि उच्च सदस्य की बात करें तो द्रव या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग गलनांक और क्वथनांक की। ठीक है, तो यदि गलनांक और क्वथनांक में देखें तो जैसे मान लीजिए जैसे जैसे कार्बन चैन बढ़ता जाता है, ठीक है, मतलब कार्बन की संख्या से कोई भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ और कार्बन है, ठीक है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इस प्रकार से यदि कार्बन बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ कार्बन, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं CH3, इसमें एक ही कार्बन है, Cl लगा है, C2H5, इसमें दो कार्बन हो गया, Cl लगा है, ठीक है, C3H7 या CH3 CH2 CH2 Cl, इस प्रकार से कर दें। तो अब कार्बन चैन बढ़ रहा है तो इनके बीच में, मतलब जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पर ले लें हम लोग किसमें, क्लोरोप्रोपेन को, ठीक है, तो इसमें जितने भी क्लोरोप्रोपेन होंगे इनके बीच में अब एरिया यहाँ पर ज़्यादा हो गया, और एरिया ज़्यादा हो गया तो आपस में इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल बढ़ जाएगा, जो कि वान डर वाल्स फोर्स होता है। ठीक है, तो यदि बढ़ जाएगा तो बढ़ने से क्या होगा कि इनके मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अधिक ऊर्जा या ऊष्मा देना पड़ेगा, जिसके कारण इनकी बॉइलिंग पॉइंट या मतलब गलनांक और क्वथनांक दोनों कह सकते हैं बढ़ जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या हो, जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन, वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। यदि मान लीजिए कार्बन सेम हो लेकिन यह हाइड्रोजन डिफरेंस हो, जैसे CH3F, ठीक है, CH3Cl, CH3 यहाँ पर ब्रोमीन ले लेते हैं और CH3 आयोडीन कर देते हैं। अब इनमें CH3 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 CH3, जैसे मान लीजिए R कर दें RF, या फिर RX कर दें RCl, RBr और RI। अब R मतलब CH3 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 सभी में सेम है। ठीक है, ये सभी में सेम है तो इसमें सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब चेंज हो रहा है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग क्वथनांक देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, तो सिर्फ डिपेंड करेगा इसके साइज पे। ठीक है, जैसे साइज बड़ा होगा, जैसे फ्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, तो साइज किसका सबसे ज़्यादा बड़ा, इसका होता है, आयोडीन का। आयोडीन RI है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका हो जाएगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन समानुपाती हो जाएगा, या फिर इंक्रीज तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन यदि इंक्रीज हो रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा, अधिक होगा। ओके, उसके बाद फिर आगे यदि हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि इसमें हो ही गया कि बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, सबसे पहले RF, RCl, RBr, RI में सबसे ज़्यादा किसका होगा, RI, यदि R सेम है सभी में। ठीक है, CH3 C2H5 कुछ भी हो सेम है तो FCl BR I में सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसमें I जुड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसका जैसे मान लीजिए I का साइज बड़ा है तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा ना, इसी कारण से। और अब ये भी हो सकता है कि जैसे इसमें क्या था कि कार्बन सेम था और फ्लोरीन अलग अलग था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन मतलब हाइड्रोजन अलग अलग था, लेकिन ये दोनों सेम हो। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हो कि 4 कार्बन हो, ठीक है, C4H9Cl, तो अब यही एक और हो C4H9Cl, तो इन दोनों में हम लोग कैसे देखेंगे, तो इसमें डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर पर। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए इसमें जिसमें ब्रांचेज अधिक होगा, जैसे इसी में ले लें हम लोग 1 2 3 4 और यहाँ Cl, और इसमें ले लें 1 2 3 और यहाँ पर Cl जोड़ दें, यहाँ पर एक जोड़ते हैं C। ठीक है, अब C मतलब CH3 और CH2 ये सब तो आप लोग
जानते ही हो, पूरा कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से वैलेंसी पूरा 4 ही होता है कार्बन का, तो 4 हर जगह रहेगा। जहाँ 3 हुआ 1 हाइड्रोजन, जहाँ 1 ही है 3 हाइड्रोजन, ये तो पता है आप लोगों को। अब यदि मान लीजिए इसमें हम लोग देखते हैं, तो यदि ब्रांचेज हो गया तो यहाँ पर वान डेर वाल्स फोर्स लगाने के लिए एरिया कम हो गया, ठीक है। यदि क्षेत्र कम हो गया तो बल कम लग पाएगा, और यहाँ पर बल ज़्यादा लगेगा। तो जहाँ पर बल, जिससे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, वान डेर वाल्स फोर्स ज़्यादा लगेगा, वहाँ पर हमें उस फोर्स को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बीपी इंक्रीज मतलब अधिक, इसका बीपी कम, मतलब इसकी तुलना में कम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रांचेज हो गया, अब जगह कम। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ को, जैसे कोई भारी चीज़ है, ठीक है, वजन 50 केजी का है, कोई भारी चीज़ है तो उसको, जैसे मान लीजिए ये स्केज है, ठीक है, ये 50 केजी का है, और एक छोटा हो, जैसे मान लीजिए ये भी 50 केजी का है, तो इसको उठाने में आसानी होगी, क्योंकि पकड़ने के लिए जगह तो है, लेकिन इसको उठाने में आसानी नहीं होगी, क्योंकि पकड़ने के लिए कम जगह है, 2-3 लोग नहीं पकड़ सकते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे इसमें वान डेर वाल्स फोर्स लगने के लिए एरिया अधिक है इसमें, क्योंकि सीधी चेन है, इसमें एरिया ब्रांचेज होने के कारण एरिया कम हो गया। एरिया कम होने की वजह से क्या होगा, तो एरिया बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि इसका जो है मतलब अधिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण बल अधिक लगेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे हम लोग बात करते हैं घनत्व की, ठीक है, डेंसिटी। तो यदि डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी भी सेम होगा, ठीक है। डेंसिटी भी सेम ही होगा, घनत्व भी सेम होगा। जैसे जैसे मान लीजिए कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन चैन, जैसे मान लीजिए 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, जैसे CH3 Cl है, C2H5 Cl है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, उसी प्रकार से घनत्व भी बढ़ेगा। फिर मान लीजिए कि कार्बन नंबर सेम है, मतलब 1-1 कार्बन 2-2 कार्बन सभी में है, तो फिर डिपेंड करेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पर। जिसका साइज बड़ा होगा उसका घनत्व भी अधिक होगा, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो भी सेम ही होगा। जैसे जैसे मान लीजिए कार्बन चैन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है, तो भी घनत्व बढ़ेगा। नंबर ऑफ, यहाँ लिख भी सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है, तो डेंसिटी भी इंक्रीज, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, ठीक है, विलीयता, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। विलेयता मतलब क्या हुआ, इसे जल है, तो जल में यदि हम लोग हाइलो एल्केन को डालेंगे तो कितना मतलब उसमें विलेय होगा, घुलेगा या नहीं घुलेगा, ठीक है। तो देखिए, यदि मान लीजिए जल में डायरेक्ट देखें तो जल में से हाइलो एल्केन से बहुत कम अल्प विलेय होते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए धीरे धीरे कार्बन चेन बढ़ रहा है, कार्बन चेन लंबा हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है यौगिक में, तो फिर विलेयता एकदम से घट के शून्य हो जाता है, कुछ भी नहीं विलेय होता, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हेलो एल्केन वैसे तो नॉर्मली जल में कम विलेय है, अल्प विलेय है, लेकिन यदि कार्बन श्रृंखला बढ़ रहा है, कार्बन बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो विलेयता और भी घट जाता है, ना के बराबर हो जाता है। और ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पास मतलब हेलो एल्केन के पास इतना ताकत, इतना क्षमता नहीं होता है कि H2O में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके जो अगले ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हम लोग देखें OH, ठीक है, अगला भी है HO, तो इससे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, यहाँ बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है इनके बीच में, मान लीजिए इससे अगले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से होगा, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो एल्केन के पास, हाइलो एल्केन के पास नहीं होता है, ठीक है। यदि ये बांड टूटेगा तभी आके कोई जुड़ सकता है, तो ये बांड मतलब हाइड्रोजन बांड जो होता है वो H2O में जल में पाया जाता है, उसको तोड़ने के लिए हाइलो एल्केन के पास ऊर्जा नहीं होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मतलब कि हाइलो एल्केन और H2O मतलब वाटर में, जल में क्यों नहीं अच्छे से घुलता है, तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि जैसे यदि हम लोग कहें कि मान लीजिए 2 लोगों के बीच में बॉन्डिंग बना हुआ है, जैसे इस प्रकार से है, ठीक है, और ये अगले हैं, ठीक है, ऐसे मान लीजिए इनके बीच में, इन दोनों लोगों के बीच में बॉन्डिंग बना हुआ है, ठीक है, आपस में GF-BF है कुछ भी। तो फिर मान लीजिए इस बीच में आपको घुसना है, तो यदि आपके पास इतना कैपेसिटी है कि इस बॉन्ड को हम तोड़ सकते हैं, पहली बात,
ठीक है, पहला शर्त हुआ कि इस बॉन्ड को आप तोड़ सकते हैं तभी इस बीच में आ सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि इन दोनों में से जिससे भी आपको जुड़ना है, यदि वो ये समझेगा कि यदि आपसे जुड़ने पे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे जुड़ने पे इससे ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड इस बीच में बन सकता है, तब तो ये बॉन्ड तोड़ के आपसे ये जुड़ेगा या जुड़ेगी। यदि इसको पता है कि इस बॉन्ड से अधिक मजबूत कहीं हमारा बॉन्ड है, हम दोनों के बीच में है, तो फिर ये बॉन्ड तोड़ के आपसे नहीं जुड़ेगी। ठीक है, तो यह हाल होता है कि मान लीजिए H2O है आपस में, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना हुआ है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है हेलो एल्केन से बॉन्ड बनेगा उसकी तुलना में। मतलब जो हेलो एल्केन से H2O से बॉन्ड बनेगा उसकी तुलना में ये बॉन्ड ऑलरेडी बहुत मजबूत होता है, इसीलिए ये बॉन्ड तोड़ के इससे रिश्ता नहीं जोड़ता है। यही कारण है कि हेलो एल्केन वाटर में अच्छे से डिजॉल्व नहीं होता है, विलय नहीं होता है। ओके, देखते हैं H2O से। एल्केन H2O में नहीं घुलता है क्योंकि इसके बीच बना हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं तोड़ पाता है। कि जैसे मान लीजिए हेलो एल्केन है, ठीक है, हेलो एल्केन यदि मान लीजिए H2O से जुड़ना चाहता है इस प्रकार से, तो ये बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं है जितना ये ऑलरेडी पहले से है। तो जब पहले से स्ट्रांग बॉन्ड बना हुआ है तो फिर इतना वीक बॉन्ड बनाने की क्या आवश्यकता है, इसीलिए इस बॉन्ड को ये नहीं बनाता और इसी बॉन्ड को बनाए रखता है। यही रीजन है कि हेलो एल्केन H2O से अच्छे से नहीं घुल पाता, नहीं जुड़ पाता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हेलो एल्केन के लिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।